अगर हम फ्रांसीसी द्वारा की गई उपनिवेशीकरण की शुरुआतों की तलाश करें, तो हम उन्हें लगभग 1000 वर्ष पहले पहली क्रूसेड के समय तक ले जा सकते हैं। यह पोप अर्बन द्वितीय द्वारा आयोजित किया गया था, जो स्वयं फ्रांसीसी मूल के थे। इसे फ्रांस के क्लेरमो शहर में घोषित किया गया था और अधिकांश रूप से इसका नेतृत्व फ्रांसीसी शूरवीरों ने किया था। वे लोग थे जिन्होंने बाद में जीते हुए क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसलिए औपचारिक रूप से उन्हें पहले फ्रांसीसी उपनिवेशवादी माना जा सकता है। और अगर हम उपनिवेशों की बात उस अर्थ में करें कि अनजानी सीमाओं में कदम रखना, तो यहां भी फ्रांसीसियों की भूमिका कोई छोटी नहीं थी। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी व्यापारियों ने वर्तमान सेनेगल और सिएरा लियोन में व्यापारिक केंद्र 14वीं सदी के मध्य में ही स्थापित कर लिए थे। वास्तव में यह पुर्तगालियों से भी पहले था, जिन्हें अफ्रीकी तट के महान अन्वेषक माना जाता रहा है। फिर भी उपनिवेशवादी साम्राज्यों के युग की वास्तविक शुरुआत अपने पारंपरिक अर्थ में अमेरिका की खोज के साथ हुई, जिसने अचानक विशाल क्षेत्रों के विजय को संभव बना दिया। कोलंबस की यात्रा के समय तक फ्रांस, जो पहले ही यूरोप की प्रमुख शक्तियों में से एक था, यूरोपीय राजनीतिक जीवन के केंद्र में था और अपने प्रभाव का विस्तार करने के नए अवसरों को तुरंत भुनाने के लिए तत्पर रहता था। वह विदेशी संपत्तियों की होड़ से खुद को अलग नहीं रख सकता था। उसकी भौगोलिक स्थिति ही हर दिशा में समुद्री अभियानों के लिए अनुकूल थी और यूरोप में फ्रांस की महत्वाकांक्षाएं हमेशा ऊंची रही थीं। इस प्रकार 16वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस ने भी समुद्र पार नए क्षेत्रों की खोज में भाग लेना शुरू किया। देश धीरे धीरे यूरोप में अपने अंतहीन युद्धों से उबर रहा था और इंग्लैंड के खिलाफ 100 वर्षों के युद्ध में मिली जीत ने फ्रांसीसियों को कम से कम कुछ समय के लिए नई दुनिया की खोज में बढ़त दिला दी। संक्षेप में कहें तो फ्रांसीसी उपनिवेश साम्राज्य का इतिहास खोज के युग से ही शुरू होता है। हालांकि स्पेनिश लोग मध्य और दक्षिण अमेरिका को जीतने और विशाल क्षेत्रों पर कब्जा करने में अत्यंत सक्रिय थे, फिर भी वे असीमित भूभाग को पूरी तरह अपने अधिकार में नहीं ले सके और उत्तर अमेरिका में बहुत सी जमीन अब भी अनदेखी रह गई थी। स्पेनियों की शानदार सफलताओं ने, जिन्होंने नई दुनिया में सोने और चांदी के विशाल भंडार खोज निकाले, समुद्री अभियानों को निजी उद्यमशीलता के प्रयासों से बदलकर राज्य की महत्वपूर्ण गतिविधियों में तब्दील कर दिया। इस प्रकार 1534 में राजा फ्रांसिस प्रथम के आदेश पर जैक्स कार्टियर की अभियान दल को रवाना किया गया, जो आज के कनाडा के क्षेत्र में उतरा। इसका मुख्य उद्देश्य सोने की खानों की खोज करना था, जिसे कार्टियर ने नहीं पाया। हालांकि उसने लैब्राडोर के तट का अन्वेषण किया और इन क्षेत्रों को फ्रांसीसी ताज के लिए अपना घोषित किया। कार्टियर की पहली यात्रा के बाद 2 और यात्राएं हुई, लेकिन 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कैथोलिकों और ह्यूगनॉट्स के बीच हुए धार्मिक युद्धों के कारण फ्रांसीसी अन्वेषण कई दशकों तक ठप पड़ गया। युद्धों के समाप्त होने के बाद अमेरिका की उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई, विशेष रूप से कनाडा के अन्वेषक सैमुएल द शाम्प्लांक के प्रयासों के माध्यम से। उसने ग्रेट लेक्स क्षेत्र का अध्ययन किया और क्यूबेक नगर की स्थापना की, जो न्यू फ्रांस उपनिवेश की राजधानी बना। आज तक क्यूबेक के अधिकांश निवासी फ्रेंच बोलते हैं। उत्तर अमेरिकी अन्वेषण के इस चरण में फ्रांसीसी लोगों ने इन नई भूमि को स्पष्ट रूप से उपनिवेशों के रूप में देखा। संसाधनों की निरंतर आपूर्ति को मात्र देश तक पहुंचाने के लिए स्थायी बस्तियों की आवश्यकता थी। इसी कारण फ्रांस के शासकों ने अपने नागरिकों को विदेशों में बसाने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। उपनिवेशी गतिविधियों में यह उछाल कार्डिनल रिशेल्यू के शासनकाल में आया, जिन्होंने उपनिवेशों को हैब्सबर्ग वंश का मुकाबला करने का एक साधन माना, जिनका साम्राज्य इतना विशाल था कि कहावत के अनुसार उस पर कभी सूरज नहीं डूबता था। रिशेलिये ने नौसेना और बंदरगाहों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया, उपनिवेशी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और कनाडा के आगे विकास को बढ़ावा दिया। उनके समय में फ्रांसीसियों ने मॉन्ट्रियल की स्थापना की, जो क्यूबेक की तरह आज भी फ्रेंच भाषी है। हालांकि फ्रांसीसी उपनिवेश नीति कभी कभी शांत पड़ जाती थी, फिर भी कुल मिलाकर विस्तार लगातार बढ़ता गया। एक शासक के बाद दूसरा आया, लेकिन देर सवेर फ्रांस हमेशा अपने समुद्र पार क्षेत्रों का विस्तार करने की ओर लौट ही आती थी। पूरे समय के दौरान उपनिवेशों को या तो संसाधनों के स्रोत के रूप में देखा गया या प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यों का मुकाबला करने के साधन के रूप में, और अधिकतर दोनों ही रूपों में। 17वीं सदी के उत्तरार्ध और 18वीं सदी की शुरुआत तक फ्रांस ने व्यापारिक अभियानों से आगे बढ़कर
क्षेत्रों के विलय और सीधे सीधे विजय की नीति अपनाई। पश्चिम में उसने कई कैरेबियाई द्वीपों पर कब्जा किया, गयाना और हैती को उपनिवेश बना लिया। पूर्व में उसकी कोशिश थी कि वह भारत के और करीब पहुंच सके, जो सभी उपनिवेशवादियों के लिए सबसे बड़ा इनाम था। फ्रांस ने रियूनियन और मॉरिशस पर कब्जा किया, मेडागास्कर में अपने पैर जमाने की कोशिश की और भारत में स्थानीय शासकों से कुछ छोटे तटीय क्षेत्र हासिल कर उन्हें अपने किलेबंदी केंद्रों में बदल दिया। फिर भी सबसे अधिक सक्रिय रूप से फ्रांस ने अमेरिका महाद्वीप में ही विस्तार किया। फ्रांसीसी लोग मिसिसिपी नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए मेक्सिको की खाड़ी तक पहुंच गए। पूरा नदी घाटी क्षेत्र लुइजियाना नाम से शाही भूमि घोषित कर दिया गया। नदी के मुहाने पर उन्होंने न्यू ऑर्लियंस की स्थापना की, जो फ्रांसीसी दक्षिण का मुख्य नगर बना। हालांकि ऐसी प्राप्तियां केवल नक्शों पर ही प्रभावशाली दिखाई देती थीं। इतने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए फ्रांसीसी बसने वालों की संख्या बहुत कम थी, जबकि सरकार ने न केवल प्रवास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, बल्कि फ्रांसीसी पुरुषों और स्थानीय महिलाओं के बीच विवाह को भी बढ़ावा दिया। छिटपुट किले और चौकियां अक्सर स्थानीय जनजातियों के हमलों का शिकार होती थीं। उत्तरी क्षेत्रों में बसने वालों को सर्दियों के दौरान भारी कष्ट झेलने पड़ते थे। इन परिस्थितियों में उत्तर अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेश बहुत कम समय तक टिक पाए। हालात और भी बिगड़ गए जब ब्रिटेन एक उभरते हुए प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने आया, जो अटलांटिक तट के साथ अपने उपनिवेशों का विस्तार कर रहा था और अपने बसने वालों को समर्थन दे रहा था। आखिरकार ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की संख्या फ्रांसीसियों की तुलना में कहीं अधिक हो गई और उन्होंने अपने दावों का आक्रामक रूप से विस्तार किया, जिससे टकराव और संघर्ष अनिवार्य हो गए। हालांकि दोनों साम्राज्यों की उपनिवेशों का शासन उनके मुख्यालयों से किया जाता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जनसंख्या और भूमि संपत्ति बढ़ती गई, उपनिवेशवासियों ने अधिक स्वायत्तता के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। 17वीं सदी के उत्तरार्ध तक अमेरिका में अंग्रेज और फ्रांसीसी बसने वालों के बीच प्रतिद्वंद्विता उनकी अपनी टकराव बन चुकी थी, जिसे स्थानीय हितों ने आकार दिया था। इसका विकास अब केवल यूरोप की घटनाओं का प्रतिबिंब नहीं रह गया था, बल्कि कई बार वह उनसे आगे भी निकल जाता था। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच समय समय पर युद्ध छिड़ जाते थे और हर बार लड़ाई तुरंत ही अमेरिका में उनकी उपनिवेशों तक फैल जाती थी। यह केवल मातृभूमि के प्रति एकजुटता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी कि स्थानीय असंतोष पहले से ही जमा हो चुके थे। फिर भी उपनिवेशों में बड़े क्षेत्रीय बदलाव अब भी यूरोपीय मामलों पर निर्भर थे। 2 यूरोपीय युद्धों ने उत्तर अमेरिका का नक्शा पूरी तरह बदल दिया। 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध में घिर गया था, जो 10 वर्षों से भी अधिक समय तक चला। हैब्सबर्ग वंश के अंतिम स्पेनिश राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन खाली रह गया और फ्रांस, जिसने उस पर दावा किया था, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया से पराजित हो गया। शांति संधि के तहत फ्रांसीसियों को अपने कनाडाई क्षेत्रों का एक हिस्सा इंग्लैंड को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध के बाद भी फ्रांस स्पेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपनिवेशवादी शक्ति बना रहा, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में उत्तर अमेरिका में ब्रिटेन के प्रभुत्व के दावे लगातार मजबूत होते गए। अगला महान युद्ध जिसने उपनिवेशों को नया रूप दिया, वह 7 वर्षों का युद्ध था, जिसे उसकी व्यापकता के कारण कभी-कभी पहली विश्व युद्ध भी कहा जाता है। सभी प्रमुख यूरोपीय शक्तियां इसमें शामिल हुईं और युद्ध यूरोप, अमेरिका तथा एशिया तक फैल गया। इस बार अमेरिका में उपनिवेशवादी युद्ध किसी यूरोपीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि उससे पहले शुरू हुआ। अब अमेरिका में हुए टकरावों ने यूरोप में पुराने झगड़ों की नई लहरें पैदा कर दी और युद्ध और भी भयानक रूप से भड़क उठा। अमेरिका में फ्रांस की कमजोर स्थिति का मुख्य कारण उसकी उपनिवेशीकरण की अपेक्षाकृत उदासीनता थी, जो इंग्लैंड की तुलना में काफी कमजोर थी। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका में फ्रांसीसी सेना की संख्या अंग्रेजी सेना की आधी थी। ब्रिटिशों ने क्यूबेक पर कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों को कनाडा से बाहर खदेड़ दिया। विडंबना यह रही कि अमेरिका में उनकी तेज उपनिवेशीकरण नीति जल्द ही उन्हें भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि उनके बसने वाले इतने सशक्त हो गए कि वे मुख्य सत्ता को चुनौती देकर स्वतंत्रता हासिल कर सकें। 7 वर्षों के युद्ध के अन्य मोर्चों पर भी फ्रांस की स्थिति बेहतर नहीं रही। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे ब्रिटेन को अपनी अधिकांश उपनिवेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पूरा कनाडा, मिसिसिपी के पूर्व की सारी जमीनें, कैरिबियन के कई द्वीप और भारत में अपनी संपत्तियां। पश्चिमी लुइजियाना, जो कनाडा से भी कम आबाद और घाटे का सौदा था, स्पेन को सौंप दिया गया। 7 वर्षों के युद्ध के बाद ब्रिटेन प्रमुख उपनिवेशवादी शक्ति बनकर उभरा और उसने फ्रांस की हर कमजोरी का फायदा उठाकर उसके बचे खुचे उपनिवेशों को छीनने की कोशिश की, क्योंकि 18वीं सदी के अंत में फ्रांस को स्थिरता की बेहद कमी थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान और बाद में बोनापार्ट के शासन में फ्रांस की उपनिवेश नीति को और भी असफलताओं का सामना करना पड़ा। नेपोलियन का मिस्र अभियान, जिसका उद्देश्य लाल सागर पर एक उपनिवेश स्थापित कर ब्रिटेन को भारत से रोकना था, पराजय के साथ समाप्त हुआ। इसी दौरान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हैती नामक फ्रांसीसी उपनिवेश में एक विद्रोह भड़क उठा और आश्चर्यजनक रूप से सफल भी रहा। नेपोलियन की सेना उसे दबाने में असफल रही और हैती स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र बन गया। सबसे ऊपर नेपोलियन ने लुइजियाना को भी निपटा दिया। स्पेन के साथ संधि के तहत लुइजियाना को थोड़े समय के लिए फ्रांस को वापस कर दिया गया, लेकिन तुरंत ही संयुक्त राज्य को बेच दिया गया। इसे बेचने का कारण क्या था? क्योंकि फ्रांस एक बार फिर महाद्वीप पर युद्धों में उलझा हुआ था और अमेरिका में इतनी विशाल भूमि की रक्षा करना असंभव था। ब्रिटेन अपने उपनिवेशवादी विस्तार को पूरी गति से आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि उसने लगभग फ्रांस को कैरिबियन से बाहर कर दिया था। नेपोलियन को डर था कि लुइजियाना भी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे अमेरिकियों को बेच दिया ताकि ऐसा ना हो। आज आधुनिक लुइजियाना राज्य में यह फ्रांसीसी विरासत अब भी झलकती है। नेपोलियन युद्धों के बाद, जो एक और फ्रांसीसी पराजय के साथ समाप्त हुए, फ्रांस के उपनिवेश साम्राज्य के केवल कुछ बिखरे हुए टुकड़े ही शेष रह गए थे। फ्रांसीसी उपनिवेश साम्राज्य की कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। और यह और भी आश्चर्यजनक है कि फ्रांस ने न केवल अपनी खोई हुई जमीन इतनी जल्दी वापस पा ली, बल्कि अपने पहले के कारनामों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन वह कहानी फिर कभी सुनाई जाएगी।